बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वाइज कश्मीर में। मोहम्मद हुसैन खान हूँ। मेरे साथ प्रोग्राम में अब्दुल राफ़ी रसूल साहब बैठे हैं। अब्दुल राफ़ी साहब, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान खुफिया तौर पर बाहमी मसालियत के हवाले से मामला तय हो रहे हैं? क्योंकि अब इंटरनेशनल मीडिया पर भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अब इस सिलसिले में एक रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में संजीदगी से पेशरफ्त हो रही है। आप इस सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तारीख जो दोनों मुल्कों की है, जो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और दुश्मनी की वजह कश्मीर है, तो वो तारीख हमें बतला रही है कि ये नया सिलसिला भी तारे अनकबूत ही साबित होगा। तारे अनकबूत आप समझते हैं, मुगड़े के झाड़े को कहा जाता है, नहीफ होता है, कमज़ोर होता है और हवा के एक झोंके से भी वो तार फट जाता है। एक तरफ अगर इंटरनेशनल मीडिया, जिसका आपने तज़किरा फरमाया, ये कह रहा है कि दर पर्दा दोनों के ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं, मामला तय हो रहे हैं, लेकिन जब भी ऐसे सिलसिले माजी में चले, उस वक्त भी आलमी मीडिया ने ऐसी खबरें चलाई और ऐसा ही सिलसिला चल पड़ा था। सबसे अहम जो मुज़ाकराती सिलसिला था या मामला दुरुस्त करने का सिलसिला था, वो मुशर्रफ के दौर में हुआ हिंदुस्तान के साथ, और हम आईनी गवाह हैं उसके, ये किस पैमाने पर सिलसिला जा रहा था, लेकिन कामयाब नहीं रह सका और ये तारे अनकबूत भी टूट गया। इसकी खास वजह है, पाकिस्तान हजार मर्तबा चाहे यहाँ के हुक्मरान कि वो भारत के साथ मामला तय करें, लेकिन जब तक मसले कश्मीर पर बात होगी तो 22 करोड़ अवाम पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ते हैं। चंद दिन पहले आपने और हमने और हम सब ने देखा कि एक सिलसिला शुरू किया गया था, या खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान और भारत के माबैन ट्रेड अब बहाल होगा, तिजारत बहाल होगी और चीजें भी तय पाई थी, यहां से क्या देना वहां से क्या लेना। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए से पाकिस्तान के करोड़ों अवाम ने जो दुर्गत बनाई अपने हुक्मरानों की, तो उन्हें फैसला वापस लेना पड़ा और पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अलग ऐलान कह दिया कि जब तक न मसले कश्मीर हल हो जाता है, पाकिस्तान और इंडिया के हालात दुरुस्त नहीं हो सकते, तिजारत मुमकिन ही नहीं है। तो लिहाजा एक तो यह है कि पाकिस्तानी अवाम माशाअल्लाह फहमीदा है, होशमंद है और बड़े ज़ीरक हैं, और कश्मीर के बगैर जब तक न कश्मीर का इशू डिस्कस किया जाए और उसके हल के लिए मामलात आगे बढ़े, तब तक भारत और पाकिस्तान का कोई मामला आगे नहीं बढ़ सकता। तो लिहाजा पाकिस्तान कोशिश करता है कि मामलात भले, मामलात बिगड़ न जाए। दूसरा मामला यह है कि इंडिया के दिल में फांस बदस्तूर मौजूद है। वो पाकिस्तान को रोज अव्वल से ही दुश्मन समझता है और उसने कभी भी पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया है। जब ऐसा खबीस मौजूद हो, जिसका जहन खबासत से भरा हुआ हो, जो पाकिस्तान को बतौर एक मुस्लिम मुल्क इस खिते में आजादाना तरीके से देखना नहीं चाहता हो, तो वो मामला आपके साथ कैसे बढ़ा सकता है और मामला कैसे सीधे हो सकते हैं। लिहाजा एक पाकिस्तान के अवाम की होशियारी, ये जो तारे अनकबूत चल रहे हैं, ये फट जाते हैं उनकी होशियारी की वजह से। दूसरा ये है, कोई भी मामला भारत से फौरी तौर पर उससे हो जाएगा, मामला कोई भारत ऐसा करेगा, कोई अमल ऐसा करेगा, कोई इकदाम ऐसा उठाएगा जिसकी वजह से ये तार अनकबूत फट जाता है। लिहाजा
जो भी आलमी मीडिया पर बातें हो रही हैं जिसका आपने तज़किरा फरमाया, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसला कश्मीर एड्रेस होगा, मसला कश्मीर पर बात होगी तो दोनों के मामला दूसरी सिमत की तरफ, आगे की सिमत की तरफ बढ़ जाएंगे। और अगर मसला कश्मीर से आंखें चुरा ली गई, जो भी चुराता है, पाकिस्तान की तरफ से, हुक्मरानों की तरफ से जो पाकिस्तान के, उनकी तरफ से आंखें चुराई गई, इंडिया तो चुराता ही है, तो ये सिलसिला हरगिज आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा अब्दुल राफी साहब, एक तरफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसालिहत की बातें हो रही हैं, तो दूसरी जानिब भारत मकबूजा कश्मीर में केमिकल हथियारों और बारूद से कश्मीरियों के अमलाक को तबाह कर रहा है। कश्मीर में भारतीय पुलिस चीफ विजय कुमार ने मीडिया को वार्निंग दी है कि वो भारतीय फौज की कश्मीरियों के खिलाफ जुल्म की जो कवरेज है वो न करे। आपके ख्याल में ये क्या हो रहा है? इस वक्त आप पूरी दुनिया पर नजर दौड़ा दें तो आपको एक ऐसी बेउसूल फौज, एक ऐसा बेउसूल मुल्क मिलेगा जिसका नाम है भारत, और जिस फौज का नाम है भारतीय फौज, जिसके सामने कोई उसूल नहीं है, जिसके सामने कोई इंसाफ नहीं है, जिसके सामने कोई रहम की बात नहीं है। जिस तरफ आपने इशारा फरमाया कि केमिकल हथियार के जरिए से इस्लामिया ने जम्मू कश्मीर के मकानात को बसम किया जा रहा है, उन्हें गिराया जा रहा है और उन्हें आग लगा दी जा रही है, बस्तियों की बस्तियां जला रही हैं, तो ये एक बेउसूल फौज ही कर सकती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि बेउसूल फौज जब शिकस्त खा रही हो, जब उसके आसा पर कश्मीरी मुजाहिदीन सवार हों, तो उस शिकस्त का एतराफ़ भी ये है कि वो आगे बढ़ने से एहतिराज करती है, इज्तनाब करती है, घबराती है और दूर बैठ के केमिकल हथियार के जरिए से उस मकान या उस बस्ती को हदफ बना लेती है जहां मुजाहिदीन मुर्चजन होते हैं। तो एक ये कि भारतीय फौज शिकस्त खुर्द फौज है जो तालिब मकावमत नहीं लाती, आगे बढ़ के लड़ना नहीं जानती। दूसरा यह है कि इससे आप, इस फौज से और इस मुल्क से आप यही तवक्का कर सकते हैं, यही तवक्का रख सकते हैं। हालांकि जो इसमें जो अहम बात है, जो मैं नोट करता हूं और जो हमें नोट कर लेनी चाहिए, वो ये है कि कश्मीर एक ऐसा तनाज़ा है जो आलमी सतह का तस्लीम शुदा तनाज़ा है। आलमी फोरमों ने और सबसे बड़े आलमी फोरम अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरी मुसलमानों को या इस्लामी कश्मीर को या जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को ये हक दिया है कि वो अपनी आज़ादी के लिए उठ खड़े हों, जदोजहद कर सकते हैं। और आज जब बस्तियों की बस्तियां जलाई जा रही है, केमिकल हथियार भारतीय फौज, सफाक फौज इस्तेमाल कर रही है, ये सारे इदारे खामोश हैं। असल में नोट करने वाली ये बात है कि खामोश क्यों है। खामोश इसलिए है कि मर रहा है मुसलमान। अगर यहाँ कश्मीर में मुसलमान नहीं होते, कोई और कौम होती, तो आप देख लेते कि पूरी दुनिया में आवाज बुलंद होती, सदा बुलंद होती, क्यों मार रहे हैं उन लोगों को। मगर यहाँ मुसलमान रहते हैं तो आलमी सतह पर खामोशी तारी हुई है, बल्कि कब्रिस्तान की खामोशी तारी हुई है पूरी दुनिया में। तो कश्मीरी मुसलमान सब जानते हैं कि हमें किस फौज के साथ मुकाबला है और किस खबीस मुल्क के साथ हमारा पाला पड़ा हुआ है। चाहे जितना भी जुल्म करे इंडिया, जिस कदर भी जुल्म करे इंडिया, जिस नौयत का भी जुल्म इंडिया करे, और जो गुज़श्ता और जो गुज़श्ता 30 बरसों से वो करता चला आ रहा है, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिया ने कश्मीर अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और वो वही मुतालबा दोहरा रहे हैं जो 47 से आज तक वो दोहराते चले आए हैं। तो लिहाजा अगर कुछ भी हो जाए, अगर भारत कुछ भी करे, तमाम मज़ालिम के रिकॉर्ड उसने तोड़ डाले हैं,
لیکن اس کے باوجود جب کشمیری مسلمان اپنی جگہ پر قائم ہے، اپنے مطالبے پر قائم ہے، ڈٹا ہوا ہے، تو اس کا جب آپ نتیجہ اخذ کریں گے تو وہ یہ ہوگا کہ کشمیری مسلمان کامیاب ہو رہا ہے، منزل پا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اور بھارت کی جارحانہ، جابرانہ، صفاقانہ کارروائیاں اس کی شکست کو مبرہن بناتے ہیں، اس پر دلالت کر رہے ہیں۔ اچھا عبدالرافع صاحب، چھتیس گڑھ میں حال ہی میں بھارتی فوج پر نکسلیوں نے ایک مرتبہ پھر حملہ کیا اور درجنوں بھارتی فوجی ہلاک کیے۔ 2 دن تک بھارتی فوج اپنے ساتھیوں کی لاشیں ڈھونڈتے رہے۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ نکسلی کون ہے اور ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ 1967 میں بنگال کے ایک گاؤں نکسل باڑی میں ایک تحریک چلی۔ وہ کسانوں کی تحریک تھی، وہ زمینداروں کی تحریک تھی، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ کاشتکاروں کی تحریک تھی۔ انہوں نے صدا بلند کی کہ جس زمین کو ہم کاشت کر رہے ہیں اور وہ زمین لوگوں کی ہے، پتہ نہیں کس کی ہے، سرکار کی ہے، ہم حق رکھتے ہیں، ہم استحقاق رکھتے ہیں کہ یہ زمین ہمارے نام کر دی جائے، کیونکہ ہم ہی اسے کما رہے ہیں، ہم ہی اسے کاشت کر رہے ہیں۔ یہ ایک تحریک جب چلی تو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے اس تحریک کا ساتھ دیا، اور اس پارٹی نے، کمیونسٹ پارٹی نے کہا کہ زمیندار اور کاشتکار جو ہیں ان کی آواز حق بجانب ہے۔ اور پھر جب یہ آواز چل پڑی تو رفتہ رفتہ یہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ یہ زوردار آواز تھی، یہ بنگال سے نکل کر بہار، اور بہار سے اڑیسہ، اڑیسہ سے آندھرا پردیش، اور پھر مدھیہ پردیش، اور پھر کیرلا، اور پھر مہاراشٹر اور اتر پردیش تک یہ پھیل گئی۔ یعنی ان تمام ریاستوں میں یہ ایک اویئرنیس آ گئی کہ جو یہ کاشتکار ہیں، یہ جو زمیندار ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ اور ان علاقوں میں بھی ایسے ہی لوگ تھے جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، ظلم ہو رہا تھا، اور یہ پورے علاقے میں یہ تحریک پھیل گئی۔ اس کی گونج بھارتی پارلیمان میں کئی مرتبہ سنائی دی، اور یہ ایسی آواز تھی، ایسی بغاوت تھی کسانوں کی، ایسی تحریک تھی کسانوں کی کہ بھارتی پارلیمان نے کئی فیصلے ایسے کیے جو ان کے حق میں چلے گئے۔ اور جن جن ریاستوں کا میں نے نام لیا، ان ریاستوں کی جو اسمبلیاں ہیں انہوں نے بھی نرمی اختیار کر لی اور کئی ایسے قوانین بنائے جو کسانوں کے حق میں بہتر ثابت ہوئے۔ جب یہ سلسلہ کچھ درست ہوا تو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اس نے اپنے قدم پیچھے ہٹا دیے، اپنا دست تعاون اس نے ختم کیا۔ اس نے کہا چلیے ہم نے جو ان کسانوں کا ساتھ دیا تھا تو ہماری آواز کے باعث ان کی جو صورتحال تھی گمبھیر اور مشکل صورتحال، اس میں بہتری آئی۔ لیکن یہاں سے ایک اور پارٹی نکلی، کمیونسٹ پارٹی ماوسٹ۔ انہوں نے کہا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یہاں رک جائیں، ہمیں جو ظلم نظر آ رہا ہے وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کو نہیں آ رہا ہے نظر۔ لہذا یہ جو کمیونسٹ پارٹی ماوسٹ تھی، جو چین کے ماؤ زیتونگ کے نظریے کے حمایتی تھے یا حامل تھے، تو انہوں نے اس پورے ایریا میں، ان ریاستوں میں تحریک چلائی، اور وہ تحریک یہ تھی کہ یہ ہماری ریاستیں مالا مال ہیں اور دہلی ان کا جو مال و دولت ہے، جو معدنیات ہیں، وہ دہلی لے جاتا ہے، اور ہمارے لوگ لکیر کے فقیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، غربت میں پسے جا رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی صحت کا کوئی خیال نہیں ہے، تعلیم کا کوئی خیال نہیں ہے، پانی کا کوئی خیال نہیں ہے، ضروریات زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ لہذا کمیونسٹ پارٹی ماوسٹ جو آگے بڑھی تو یہ تحریک آگے بڑھتی چلی گئی۔ اب نیکسل تحریک اس سے کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ بنگال کے نیکسل باڑی سے یہ تحریک شروع ہوئی، گاؤں سے، تو اس تحریک کو نیکسلی تحریک کہا جاتا ہے۔ اور بھارت کے جہاں جہاں ریاستوں میں یہ تحریک چل رہی ہے وہ نیکسلی تحریک کے نام سے ہی معروف ہے۔
जिस तरफ आपने इशारा किया कि भी हाल में 3 अप्रैल 2021 को हफ्ते को जो इन नक्सलबाड़ियों ने या माओवादियों ने या माओ नवाजों ने छत्तीसगढ़ में काबिज भारतीय फौज पर हमला कर दिया और उनके दर्जनों हलाक कर दिए अहलकार और दर्जनों जख्मी कर दिए और कुछ को अगवा कर दिया। ये छत्तीसगढ़ जो है ये अब इस नक्सली तहरीक के या माओ नवाजों का गढ़ है। नक्सली तहरीक का भी गढ़ है और जितने भी माओ नवाज हैं उनका भी ये मरकज बना हुआ है। यहाँ 2010 से बहुत ज्यादा हमले हुए हैं, ये छोटा सा हमला था। अब जब मुताला करेंगे हमारे नाजरीन, जब नक्सलबाड़ी तहरीक का मुताला करेंगे तो उन्हें नजर आएगा कि एक ही दिन में सैकड़ों फौजी एहलकारों को इन्होंने हलाक कर दिया और आज तक सैकड़ों फौजी यहां मुर्दार हुए। आज का जो मामला है, ये जो 2000 भारतीय फौजी एहलकार छत्तीसगढ़ की तरफ चले गए, नक्सल के मरकज की तरफ चले गए, इनको रजाया गया, इन्हें कहा गया नक्सलियों की तरफ से ही आप आ जाओ, यहां कमांडर मौजूद है। और नक्सली छापामार पहले से ही बिल्कुल तैयार थे, उन्होंने मोर्चे संभाले थे, उन्होंने पोजीशनें संभाली थी। जो ही भारतीय फौजियों के 2000 एहलकार, कोई छोटी फौज नहीं, कोई कम तादाद नहीं, जिन्होंने मूव कर दिया, जो इस तरफ आए तो चारों तरफ नक्सलियों ने उन पर हमले कर दिए और फिर इनका ये नुकसान हुआ। तो ये एक ऐसी तहरीक है जिसका फलसफा कम्युनिज्म है। जब ऐसी सूरत हाल भारत में है तो फिर भारत कहां कायम दायम रह सकता है, भारत को टुकड़े हो जाएंगे। तो नक्सली तहरीक बड़ी मजबूत है और मजबूत होती चली जा रही है। मोहतरम नाजरीन, इस वक्त कुरे अर्ज पर कश्मीरी मुसलमान वो वाहिद कौम है जिन्हें भारत की जानिब से बदतरीन मजालिम का सामना है। उन्हें माशी तौर पर मफलूज किया जा रहा है, उनकी अमलाक को तबाह किया जा रहा है, उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें रूहानी तौर पर मफलूज किया जा रहा है, उनसे तमाम बुनियादी हुकूक छीने जा रहे हैं, उनके घरों को बारूद से तबाह किया जा रहा है, उन्हें अपनी जायदाद से महरूम किया जा रहा है और उन्हें सरेआम कत्ल किया जा रहा है। और ये सब कुछ दुनिया के सामने हो रहा है। कोई उनकी दाद रसी करने वाला नहीं है। अब हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आए हमारे मालिक, आए इंसाफ करने वाले रब, तूने इंसाफ कायम करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े जब्बारों और फिरौनों के तकब्बुर, किब्र और गुरूर को खाक में मिला दिया। कश्मीर के निहत्ते मुसलमान भी बदतरीन जुल्म के शिकार हैं। उनके लिए भी कोई ऐसा इंसाफ फराहम कर दे, उनके कातिलों को तबाह व बर्बाद कर दे और उन्हें दुनिया के लिए निशान इबरत बना दे। आमीन। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।